हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे कहानी यूनिट 7 से। ये हमारी चौथी कहानी है। उससे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और ये एक टोकरी भर मिट्टी, ये 3 कहानी हमने आगे की क्लास में कर ली है। तो ये हमारी चौथी कहानी है राही, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो हम ये यूनिट 7 को लाइन बाय लाइन हर कहानी को, जो कि हमारी यूनिट 7 में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो हम ऐसे ही 21 कहानियों को पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए। राही कहानी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। ये हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री या लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ये रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था इसका जन्म। हिंदी की ये सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी थी। कहानी संग्रह देखते हैं। जैसे बिखरे मोती 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 15 कहानी संग्रह है जो बिखरे मोती हैं। उन्मादनी है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 9 कहानियों का संग्रह है। सीधे साधे चित्र, जो सीधे साधे चित्र है, ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 14 कहानियों का संग्रह है। तो ये कहानी संग 3 इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान की 3 कहानियाँ संग्रह है। तो देखते हैं। भीख मांगने वाली मंगरोरी जाति की स्त्री राही की कथा, जो भीख न मिलने पर चोरी करती है, जिस आरोप में उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस कहानी उद्देश्य यही बताता है कि हमें सच्चा सत्याग्रह, सच्चा स्वराज्य तभी मिलेगा जब हम गरीबों के कष्टों को निवारण करेंगे। तो इसमें राही कहानी का मुख्य बिंदु है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें पात्र है राही है, अनीता है। इसकी मूल कहानी। तो अब हम इसका सारांश पढ़ने वाले हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? जो ये वार्तालाप हो रही है वो मंगरोरी जाति की राही और अनीता के बीच में हो रहा है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। ये क्वेश्चन बना भी आया भी हुआ है 2024-25 के उसमें कि जो ये मंगरोरी जाति की राही है, उसने कितना नाज चोरी किया था? 5-6 सेर, जो कि 5-6 किलो नहीं, 5-6 सेर लिखा हुआ है इसमें। तो हमने देखना है कि इसमें 5-6 सेर है। और सज़ा कितने दिन की हुई? साल भर की। इसमें 5-6 सेर नाज चुराया है उसने गठरी, और उसे सज़ा भी 1 साल भर की हुई थी। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। कितने पैसे? 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो भी चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़फ रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही,
पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, हमें इन जैसी ये कहानी कर रहे हैं। तो बोझ ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी भी रही। तो अब कहानी में यूजीसी नेट ने ये कर रखा है कि क्रम अनुसार लगाना, इन लाइनों को क्रम से करना। तो हमें इन पर पूरा ध्यान से और शिद्दत से पढ़ना है कि अगर हमारा क्वेश्चन इनसे बने भी तो हम अच्छे आसानी से इनको, इनकी लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ रहे हैं तो हम इनको पकड़ सकें। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आगे से हम इसको तो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आने पर हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी भी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा, तो उसे देखकर भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। जो अनीता बोल रही थी कि मजिस्ट्रेट के सामने बोलती कि मेरे बच्चे भूखे थे, उसकी वजह से मैंने चोरी की है, तो कुछ सज़ा कम हो जाती। तो राही बोल रही है कि हम गरीबों का कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में और सब कुछ, पर किसी ने नहीं सुना। सब कुछ कहा भी था कि किसी ने नहीं सुना। ये किसने कहा था? राही की कथन है, ये राही ने कहा है। अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? तो उसने, अनीता ने सवाल किया कि तेरे बच्चे किसके पास हैं, उनका बाप कहाँ है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। जिसने चोरी की थी 5-6 शेर, उसके आंखों में आंसू आ गए। राही वे बोली, उनका बाप मर गया सरकार। तो जेल में उसे मारा था, वही अस्पताल में मर गया। वो जो कि वो राही है, वो बता रही है कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल में ही मार डाला पीट पीट कर। वहीं अस्पताल में वह मर गया। फिर उसे अस्पताल लेकर गए तो वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चे का बाप जेल में ही मरा है, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया। ये कौन कह रही थे? अब ये उसे बिगैर कसूर के पकड़ लिया, ये राही बोल रही है। तो और ये लाइनें हैं अनीता जी की। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मर गए, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। ताड़ी यानी शराब पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। तो उसके जो राही है, उसके पति को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वो दारू पी रहा था। ताड़ी यानी दारू। 2-4 और उसके 2-4 दोस्त थे जो उनके मेरे घर वाला एक वक्त दारू पी रहा था जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके कुछ समय पहले उसके पति है जो राही का, उसका झगड़ा पुलिस वालों से हो गया, तो उसी का बदला लेने के लिए उसे पकड़ लिया गया। तो उसका किस में चालान किया था? 109 में उसका चालान किया था। ये हमें याद रखना है कि उसका चालान किस में किया था? 109 में करके। और उस साल भर की उसके पति को, राही है जो, उसके पति को साल भर की सजा मिली थी और वो वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा
जा अपना काम कर, राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। जो अनीता है वो कैसे आई थी? सत्याग्रह कर कर। पहले उसे बी क्लास दिया था। किसको? अनीता को पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वाले ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने तो ये सवाल बन भी सकता है कि अनीसा की क्लास पहले कौन सी थी और किसने उसे ए क्लास में करवाया। ए क्लास में उसके घर वालों ने पढ़ा लिखी करके ए क्लास में करवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। जो अनीता है अब वो सोच रही है, वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन्हीं निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ये कौन सोच रही है? अनीता। हम परमात्मा के सभी संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है। तो अनीता कह रही है कि हम एक ही देश परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का एक एक ही अधिकार है, एक ही सम्मान है। फिर क्या फिर क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदृष्टता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों से मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता है। ये कौन सोच रही है? ये अनीता। हमें जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर भी कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नृत्य की सील लगा दी जाती है। हमें बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। अनीता की ये कौन सी जेल यात्रा है? ये हमारी चौथी जेल यात्रा है। यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। तो और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तो ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से जो कि बार बार सुनाते हैं, आत्मगौरव अनुभव करते हैं। और ये सब सुनाकर कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा थी, 5वीं जेल यात्रा थी, अपने किस्सों को सुनाकर और आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी देशभक्ति और त्याग से दूसरों पर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। ये किसने कहा है? अनीता ने। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। ये कथन किसके हैं? ये राही के हैं। और ये भी पूछा गया था कि ये कौन सी कहानी का है, तो ये राही कहानी का है। कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, ये कथन किस कहानी का है? तो ये राही कहानी का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट्स लाइनें हैं ये, इनको नोट कर लीजिए। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति या सत्ता भक्ति है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली
अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है वरना मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मा अनुभूति भी। तो अनीता है वो विचार कर रही है, सोच रही है कि वो अनुभव जैसे कि अनुभव कर रही है कि जैसे उसे भीतर भीतर कोई उसे काट रहा है। अनीता का विचार है को अनीता की खो अनीता को ही खाए जा रही है। जो उसकी सोच विचार है उसे ऐसे लग रहा है कि वो अंदर से खाए जा रहे हैं। और यह उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है, वह मजाक है। उसे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है और वो ये सब महसूस कर रही है। अनीता की आत्मा बोल उठी। किसकी? अनीता की आत्मा बोल उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है कि सॉरी फ्रेंड्स, जो कि ये कथन में आया हुआ है, जो कि हमारा कोर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कथन किसका था? ये अनीता जी का है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके। एक तो अनीता बोल रही है कि हम इनके ये भारत माता की ही संतान हैं। हजारों लाखों जो भूखे नंगे भाई बहन हैं, यदि हम कुछ इनकी सेवा कर सके थोड़ा ही इनका कष्ट दूर हो सकता है। तो सचमुच हमने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। तो ये सब अनीता सोच रही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा ज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू की चोरी की शिक्षा देती है। और यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या जीवन का यही लक्ष्य है? यह लक्ष्य भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की ऊंच सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों को और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, पर जीवन का लक्ष्य है अवश्य। संसार का मर्ग मरीचिका, जो कि संसार की मर्ग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। तह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया पाता है। कर्तव्य 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 का उसे ध्यान नहीं रहता। सत्य असत्य की समझ नहीं होती। जो कि इसमें ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता। सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो कि ये अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात को उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के साथ में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में
एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, जो कि अनीता ये सपने में देख रही है कि रात में उसने सपना देखा जेल से छूटकर वही इन मंगरोई जातियों की मदद कर रही है और उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। आश्रम में एक तरफ तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाकर सुनाई जाती है और देश में क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना दिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख सपन देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुल पाई। अचानक जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है। आप बिना ये इसमें फ्रेंड्स कुछ लाइनें काट दी गई हैं। तो यह यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं आगे की क्लास में इसका बताऊंगी कि आप बिना ये उसकी जेल से उसकी रिहा हो जाती है, जो कि वो अनीता जी है और उसके पिता बीमार हैं, ये कहकर उसको छोड़ दिया जाता है। तो मैं आगे जो इसमें रह गया है थोड़ा बहुत जो भी लाइनें कुछ लाइनें, तो मैं उसे इसमें आगे की कहानी में कानों में कंगना है जो इसमें पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि इसमें जो 2-4 लाइनें बची हुई थी उसमें ये क्या थी। तो ये हमारी कानों में कंगना जो कि 5वीं कहानी है। हम रोज़ एक कहानी कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।